नमस्कार और स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे इंडिया की बढ़ती हुई ग्लोबल इम्पोर्टेंस। आज हमको पता है कि हर ग्लोबल ब्लॉक जो भी है, चाहे वो क्वाड हो, चाहे नेटो हो, चाहे अमेरिका, रशिया, चाइना या ऑस्ट्रेलिया जो भी हो, वो आज इंडिया की इम्पोर्टेंस समझता है और इंडिया को अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए तैयार है। इंडिया रेडी है ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लीड करने के लिए। हम वैसे भी टॉप 5 इकोनॉमी में आ चुके हैं और हम थर्ड नंबर पे देख रहे हैं। लेकिन सिर्फ ग्रोइंग इकोनॉमी सब कुछ नहीं होता, आपको मिलिट्री स्ट्रेंथ भी बढ़ानी पड़ती है। आज हमने गूगल मैप इसीलिए खोला हुआ है कि ये देखने के लिए कि हमारे पास जो नेवल पार्ट है, जो हमारा ओशन है, वो काफ़ी वास्ट है। इंडियन ओशन से लगता हुआ, चाहे वो ईस्टर्न साइड हो, चाहे वो वेस्टर्न साइड हो, काफ़ी बड़ा एरिया है और काफ़ी बड़े इम्पोर्टेंस जैसे गल्फ ऑफ एडन या हॉर्मुज़ स्ट्रेट या आप मलेशिया के पास जो मलक्का स्ट्रेट है, यहाँ पर हम तीनों पॉइंट्स को हम कवर करते हैं और हमारी नेवी की इम्पोर्टेंस कितनी है। अगर आपको हिस्टोरिकल भी थोड़ा-सा आइडिया हो, चाहे वो शिवाजी महाराज रहे हों, चाहे चोला एम्पायर रहा हो या ईस्ट इंडिया कंपनी रही हो या उसके बाद जो आज लीडिंग नेवी डोमिनेटिंग है हमारी, जो वो है यूएस की, क्योंकि उनके पास एक नेवल पावर है, बहुत सारे नेवी बेसेस हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर इंडिया को भी उसी प्लेटफ़ॉर्म पे आना है, चाइना को काउंटर करना है और इंडियन ओशन में अपना दबदबा कायम करना है, तो इंडिया को भी अपनी नेवी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। एक एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ चाहिए नेवी में और क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत बड़ा पार्ट है इंडियन ओशन का, अंडमान सी से लेके ये जो स्ट्रेट है, इसको हम कहते हैं मलक्का स्ट्रेट और आजकल जहाँ अ, गल्फ ऑफ ओमान ये है हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जहाँ से काफ़ी सारा जो है वो ग्लोबल ऑयल सप्लाई होता है। एक्चुअली वर्ल्ड का लीडिंग ग्लोबल ऑयल जो है एक्सपोर्ट यहीं से होता है। आगे चल के यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से जाते-जाते आपको सुएज़ कैनाल भी आपको यहाँ इजिप्ट के आस-पास इज़राइल के यहाँ मिलेगी। तो पॉइंट ये है कि इंडिया को ग्रो करना है, वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेट करना है, तो इंडिया को उसी तरह अपनी नेवी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी और इसी से रिलेटेड आज हम स्टॉक्स भी देखेंगे। फिलहाल नेवल स्टॉक्स में जो हमारे शिपयार्ड्स हैं, वो पहले ही ग्रोथ कर चुके हैं। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो 5 साल, 10 साल या उससे भी ज़्यादा साल, तो ग्रोथ के चांसेस अभी भी हैं। आज हम कुछ देखते हैं नेवल स्टॉक्स, शुरुआत करते हैं मज़गाँव डॉक के साथ। मज़गाँव डॉक ये वीकली बेसिस पे हमने चार्ट खोला हुआ है। ये हल्का-सा इसने मैसिव ग्रोथ दिया है, बहुत ही भयानक ग्रोथ दिया है इसने। लेकिन अगर आप वीकली बेसिस पे चार्ट देख रहे हो तो अभी भी एक इसने रन अप दिया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर एक रन अप दिया, फिर कंसोलिडेट किया। तो वीकली बेसिस में अभी हमको दिख रहा है कि इसमें कुछ चांसेस हैं, कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आपको प्लान कर सकते हो या आप धीरे-धीरे पोज़ीशन ले सकते हो लॉन्ग टर्म में। मैंने इसलिए वीकली चार्ट खोला है क्योंकि लॉन्ग टर्म में। डेली भी आप खोल सकते हो, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बट डेली में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगी। हाँ, आपको ये थोड़ा-सा सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि आप 50 डेमा जो है वो ऑलमोस्ट पास पहुँच चुकी है स्टॉक प्राइस के, जो गैप था उसको फिल कर दिया है। अब ये नेक्स्ट मूव के लिए तैयार है। मज़गाँव डॉक वैसे भी बहुत सारी शिप्स, कॉर्वेट्स बना रही है और आगे चल के अगर थर्ड हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर बनता है, तो भी क्वाइट चांसेस हैं कि वो मज़गाँव में ही बनेगा। तो मज़गाँव का ये हो कि डेली चार्ट, आपको देखना है वीकली चार्ट, कंसोलिडेट कर रहा है, थोड़ा-थोड़ा बाय करना है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और अगर आपको ज़ेरोधा का लिंक चाहिए तो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों, हमको ना मैक्रो कंपोनेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, सब कुछ आना चाहिए। सिर्फ़ चार्ट या सिर्फ़ फंडामेंटल्स नहीं होना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए। इसीलिए आज इस वीडियो को बनाने का मकसद है। एक हो गया मज़गाँव डॉक ने वैसे भी बहुत सारे इन्होंने एमओयू साइन कर रखे हैं जहाँ पे फॉरेन नेवी की जो वेसल्स हैं, जैसे यूएस नेवी की, वो आके शिप रिपेयर कर सकती हैं उनके बेसिस पर और इन्होंने लगातार कोस्ट गार्ड के लिए भी शिप्स बनाए रहे। नेवी के लिए नहीं, कोस्ट गार्ड के लिए भी शिप्स बनाते रहते हैं। हाल ही में हमने एक जहाँ तक मुझे याद है, एक वियतनाम को भी हमने एक शिप जो है वो गिफ्ट की। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे स्टॉक आता है वो है कोचिन शिपयार्ड का। कोचिन शिपयार्ड में भी आप सेम ग्रोथ देख रहे हो जो आप मज़गाँव में देख रहे हो। काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है, अब वापस 50 डे मार्क के पास आ चुका है। आप अगर इसका भी वीकली चार्ट लगाओगे तो आप देखोगे कि काफ़ी रन अप करके कंसोलिडेट कर रहा है। हल्का-हल्का निबलिंग, हल्का-हल्का 1-2, 1-2, 5, हम वैसे भी रिटेलर्स हैं, हम एक साथ 100, 200, 1000 शेयर तो हम वैसे भी नहीं खरीदते। वो जो खरीदते हैं वो एचएनआईज़ होते हैं, वो ना ये वीडियो देख रहे हैं, ना उनको एनालिसिस की ज़रूरत है। बेसिकली वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज़ के थ्रू परचेज़ कर लेते हैं। उनको इतना दिमाग लगाने की ना टाइम है, ना ज़रूरत है।
हम रिटेलर्स थोड़ा-थोड़ा करके स्टॉक 2 4 5 धीरे-धीरे करके बिल्डअप करते हैं। तो कोचिन शिपयार्ड जिसमें अभी ग्रोथ आ चुकी है, हल्का-सा कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे एक चांस बनता है। फिर आ जाता है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। इसने भी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। अगर आप देखोगे, अगर आप हल्का सा मेज़र करोगे, मान लेते हैं कि जून से ही देख लोगे, तो इसने जो ये 100% से ऊपर जा चुका है और अब जो है वो ऑलमोस्ट 75% पे आ चुका है। ऊपर से 25% नीचे है। इसके साथ भी सेम कंडीशन है कि 50 डेमा के पास आ चुका है। तो हो सकता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट लेके, इसके आस-पास सपोर्ट लेके अगली जर्नी के लिए ये रेडी हो जाए। तो अब आपको गार्डन रीच पर भी ध्यान देना है। इसके अलावा और भी कुछ स्टॉक्स हैं जिस पे हम ध्यान देंगे। प उसमें से एक आ जाता है डेटा पैटर्न्स। डेटा पैटर्न्स में फिलहाल 100 डेमा का सपोर्ट लेके इसने एक जंप किया है। अब डेटा पैटर्न्स क्या करता है, ये डायरेक्ट शिप नहीं बिल्ड करता है, लेकिन शिप सिर्फ़ शिप नहीं होती, उसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी एक कंपनी, इसको आप ध्यान दे सकते हो। बट वो ध्रुव बनाती है, उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो उसमें प्रोवाइड करती है डेटा पैटर्न्स। इसके अलावा ब्रह्मोस है, उसमें बहुत सारे रेडार्स और जो कंप्यूटिंग डिवाइस और जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो प्रोवाइड करती है डेटा पैटर्न्स। सिमिलरली जो सीकर्स होते हैं, वो एस्ट्रा माइक्रो बनाती है, बहुत सारे मिसाइल्स के, तो आप वो भी देख सकते हो। मैंने 4 हाइलाइट की हैं, आप और भी देख सकते हो। बीईएमएल भारत इलेक्ट्रॉनिक है, वो भी काफ़ी शिप के पार्ट्स बनाती है, हेवी इंडस्ट्री, हेवी इंजन्स, हेवी मशीनरी बनाती है, आपको उस पे ध्यान देना है। डेटा पैटर्न्स के हम अगर चार्ट में देखें, तो इसने एक बहुत अच्छा सपोर्ट लिया 100 डे में का, अब बाउंस करके वापस इस कंसोलिडेशन लेवल पर आ गया है। अगर आप देखोगे, ये भी अच्छा खासा मूव कर चुका है। अगर हम इसको यहाँ से देखें, मई से ही देख लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 61% के गेन इसने दिखाए हैं और अब ये वापस आके 36% के आसपास आपको गेन पर है। तो ऊपर से थोड़ा-सा नीचे आया है, कंसोलिडेट कर रहा है, एक मौका है यहाँ पर परचेज़ करने का। मेरे पास मज़गाँव डॉक पहले से ही है। मैं कोचिन जीआरएस को फ़ॉलो नहीं कर रहा हूँ। बाय नहीं, फ़ॉलो तो कर रहा हूँ, बाय नहीं कर रहा हूँ। डेटा पैटर्न्स में मैंने एक अच्छी खासी रैली एन्जॉय कर ली है। अब मैं फिर पोज़ीशन बिल्ड करने की सोच रहा हूँ और वैसे भी महँगा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा हम बाय करते भी नहीं हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इंडियन नेवी को से रिलेटेड। अगर आपके पास, आपकी नॉलेज में कोई हो, आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करना। ये एक बहुत ही वीकली, मंथली या चार्ट पे आपको देखने की ज़रूरत है। अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है, तो उसकी नेवी, उसकी एयरफ़ोर्स सब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमने देखा है कि ग्लोबल पावर वही बनता है, जिसकी नेवी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसी फिनोमिनन के साथ हम नेवल स्टॉक्स पे ध्यान रखेंगे, शिप बिल्डर्स पे ख़ास तौर से ध्यान रखेंगे कि किस तरह से इनमें मूवमेंट आता है। कैसा लगा वीडियो? ज़रूर शेयर करिएगा। लाइक करिए, हम एक नए चैनल है, हमें सब्सक्राइबर्स की वैसे भी बहुत आवश्यकता है। अगर आपके पास कोई स्टॉक हो नेवी या इससे तुमसे रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा कि कौन-सा है और आपको क्यों लगता है कि वो आगे ग्रोथ करेगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।